मशीनरी मतलब जो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो जरूरी होता है वो राइबोसोम होता है। वो क्या होता है, हमारा राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम का किसकी तरह काम करता है, कैटलिटिक की तरह काम करता है, मतलब कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, जो हमारी रिएक्शन चल रही है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। राइबो एंजाइम काम करता है, राइबो एंजाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। 23 SRRNA फॉर्म्स द पेप्टाइड बॉन्ड, और ये क्या करता है, फॉर्म करता है पेप्टाइड बॉन्ड। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशबू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में मैंने आपको पहले भी जो मेरी वीडियोस आ चुकी है, मैंने आपको टीआरएनए के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कौन सा पॉलीमरेज है ना, बताए थे ना 3 टाइप के पॉलीमरेज होते हैं यूकेरियोट्स के अंदर, टीआरएनए का क्या काम होगा, है ना। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। तो टीआरएनए का इसमें बेसिक रोल होता है ज्यादा, क्यों, क्योंकि टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको लेके आता है, ठीक है। टीआरएनए का जो काम होता है वो अमीनो एसिड्स को लेके आना होता है, किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर, है ना। उसके बाद ही सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, किसका, एमआरएनए से प्रोटीन का। तो ट्रांसलेशन का मतलब ही क्या हो गया कि आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, उसको हमने बोल दिया ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर है ये टीआरएनए है ना। टीआरएनए के पास खुद के पास एंटी कोडोन सीक्वेंस होते हैं, और जो एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कोडोन्स होते हैं ये, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग कर लेते हैं। अब इसकी बात है कि जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये देखो, वेट, अब देखो जो यहाँ मैंने क्या बताया कि मैंने ये बताया जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन प्रेजेंट होते हैं और इसके एमआरएनए के ऊपर कोडोन प्रेजेंट होते हैं, है ना। और वही एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग करते हैं, और वो क्या बना देते, बेस पेयरिंग करते हैं, है ना, बेस पेयरिंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो टीआरएनए का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बता रखा है। जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है वो सीसीए, जो सीसीए एंड होता है, जो 3' एंड होता है, उसके ऊपर अमीनो एसिड्स आके बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टी फाइव लूप होता है, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप्स, वो यहाँ पर जाके, ये इसको हम टी फाइव लूप बोलते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो होता है ये लैंप होता है, इसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन सीक्वेंस, एंटीकोडोन हो गया। और ये डी फाइव लूप होता है, यहाँ पे ये होता है हमारा एंजाइम बाइंडिंग साइट, ये होता है हमारी राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मान के चलो कि हमारा एंटीकोडोन AUG है, और जो हमारा कोडोन होगा वो UAG होगा, जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट होगा। ऐसे अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं। ऐसे ही जो टीआरएनए होता है वो अमीनो एसिड को ला के रख देता है, ठीक है, ला के कहाँ रख देता है, रख देता है एमआरएनए के ऊपर। और उसके बाद कोडिंग उन दोनों की बेस पेयरिंग होती रहती है, और उनको पढ़ पढ़ के जो कोड्स होते हैं उनको पढ़ पढ़ के प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता रहता है, ठीक है। ऐसे बात करते हैं। अब हम ट्रांसलेशन प्रोसेस की, ये टीआरएनए की पूरी बात हो गई। अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या हो गया, टीआरएनए के ऊपर कहाँ कहाँ अमीनो एसिड्स होते हैं, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट कौन सी होती है, एंजाइम बाइंडिंग साइट कौन सी होती है, ठीक है, ये बता रखा है। तो अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसलेशन होता है वो होता कैसे है, ठीक है। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दूसरा होता है हमारा इनिशिएशन। इनिशिएशन से पहले ना, जो टीआरएनए होता है वो चार्ज होता है। उसके बाद इलोंगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है ना। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एटीपी के थ्रू लिंक होते हैं, मतलब एटीपी के थ्रू एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद लिंक किए जाते हैं किसी कोग्नेट टीआरएनए। मतलब टीआरएनए बेसिकली एक व्हीकल की तरह काम करता है, जो कि लेके जाता है किसको, जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, और उसके बाद वहां पे जाके एमआरएनए के ऊपर जाके बाइंड करता है, और वही एमआरएनए वो प्रोसेस करता है किसको, प्रोटीन्स को, उनके फॉर्म में, ठीक है। तो समझ में पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनिशिएशन कैसे होता है, फिर इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात मैंने बताई कि आपको चार्जिंग होगी टीआरएनए की। टीआरएनए की चार्जिंग के बाद हमारा प्रोसेस आता है इनिशिएशन का, इलोंगेशन का एंड देन टर्मिनेशन का। आप इनिशिएशन की बात करें तो सबसे पहली बात है कि इनिशिएशन होता कैसे है। इनिशिएशन के लिए थोड़ा सा पहले चलते हैं हम, तो राइबोसोम के ऊपर बात होती है। तो राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन मशीनरी होता है। राइबोसोम प्रोटीन मशीनरी मतलब जो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो जरूरी होता है वो राइबोसोम होता है। वो क्या होता है, हमारा राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम का किसकी तरह काम करता है, कैटलिटिक की तरह काम करता है, मतलब कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, जो हमारी रिएक्शन चल रही है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। राइबो एंजाइम काम करता है, राइबो एंजाइम बोलते हैं इसको हम, ठीक है। 23 SRRNA फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड, और ये क्या करता है, फॉर्म करता है पेप्टाइड बॉन्ड।
ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ही आगे आगे बढ़ता रहता है। अब राइबोसोम दो टाइप के होंगे, प्रोकैरियोट्स के लिए अलग राइबोसोम्स होंगे, यूकैरियोट्स के लिए अलग राइबोसोम्स होंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के लिए 70s का वो होता है 70s, और यूकैरियोटिक हमारा होता है 80s। प्रोकैरियोट की बात करें तो हमारा क्या होगा, प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो जो स्मॉल सब यूनिट होगी वो 30s की होगी, लार्ज सब यूनिट हमारी 50s की होगी। अब ये मत समझ लेना कि 30 और 50 को हम प्लस करेंगे तो हमारा 80s आएगा, नहीं। अगर हम 30 और 50 को प्लस करेंगे वो आपके लॉजिक से 88 आएगा, 80s आएगा, बट यहाँ पर 70s ही आएगा। ठीक है, कंबाइंड की बात करेंगे तो 70s राइबोसोमल होगा, और अलग अलग की बात करेंगे तो स्मॉल सब यूनिट 30s की होगी और लार्ज सब यूनिट 50s की होगी। और यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो 80s यूनिट होगी, 80s स्मॉल सब यूनिट 40s होगी, लार्ज सब यूनिट 60s होगी। ठीक है, और 30s किसके लिए होगी, इन काउंटर, जब हम एमआरएनए का प्रोसेस को बिगेन करेंगे, मतलब जब हमारे एमआरएनए के ऊपर अब आके अमीनो एसिड अटैच हो जाएंगे, तो जो हमारा एमआरएनए का जो प्रोसेस इनिशिएट होगा या बिगेन होगा, उस प्रोसेस मतलब वो सबसे पहले कहाँ पे होगा, स्मॉल सब यूनिट पे होगा। स्मॉल सब यूनिट क्या थी हमारी, 30s थी। ठीक है, किसके केस में थी ये, प्रोकैरियोट के केस में थी। एक एक चीज क्लस्टर क्लियर है। ठीक है, अब दूसरी बात ये करते हैं हम, जो हमारा क्या होता है, ये है ना यूटीआर रीजन्स होते हैं हमारे, यूटीआर रीजन्स होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे 5' पे यूटीआर रीजन होते हैं, कुछ होते हैं हमारे 3' पे यूटीआर रीजन होते हैं। अब जो यूटीआर रीजन्स होते हैं ना, ये सिंथेसाइज नहीं होते, है ना, जब हम प्रोटीन की बात, जब हम एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, तो बेसिकली अगर सिंथेसाइज नहीं होते तो उसका मतलब हम सोचेंगे ये किसी काम के नहीं है, नहीं। बट ये इफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन कराने में, जो ट्रांसलेशन कराने के अंदर ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, ये सब चीज हो गई। अब दूसरी बात, ये सबसे पहली बात कि इनिशिएशन, इनिशिएशन की बात करते हैं, जो राइबोसोम्स मैंने आपको बताया कि राइबोसोम्स किस किस के होंगे, राइबोसोम्स एमआरएनए बाइंड करेंगे, ठीक है, एमआरएनए के ऊपर स्टार्ट कोडोन पे, जो कि हमारा क्या है, हमारा एयूजी है। रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इनिशिएटेड टीआरएन से। रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इनिशिएटेड टीआरएन रिकॉग्नाइज करेगा। स्टार्ट कोडोन के ऊपर बाइंड होंगे एयूजी, इलोंगेशन होती रहेगी। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट कोडोन के ऊपर जैसे मान के चलो यहाँ पर एयूजी हो गया था, यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया, यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया, तो उसके बाद धीरे 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 जाके ये पूरा चेन बना लेते हैं। तो अमीनो एसिड लिंक टू द टीआरएनए, लिंक किए, बाइंड करते हैं अप्रोप्रिएट कोडोन के साथ इन दी एमआरएनए, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाते हैं टीआरएनए और एमआरएनए, एक दूसरे के एंटी कोडोन, कोडोन एंटी कोडोन की सीक्वेंस बनती है। तो जो राइबोसोम्स होंगे वो पहले कोडोन कोडोन फिर कोडोन अलोंग विद द एमआरएनए, ठीक है, ऐसे करेंगे। राइबोसोम्स कोडोन के ऊपर होंगे, कोडोन के बाद उसके बाद जो एमआरएनए का सीक्वेंस होगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री करते चलेंगे, आया समझ में। और धीरे 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 जो मतलब ए साइड के ऊपर था, या मतलब जो हमारा इनिशिएशन प्रोसेस था, वो धीरे 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 करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहती है। ठीक है, इलोंगेशन ऐसे होता रहता है जब हम इनकी बेस पेयरिंग होती रहती है टीआरएनए और एमआरएनए की। अब लास्ट प्रोसेस, लास्ट चीज ये है कि जो टर्मिनेशन होगा वो कैसे होगा, पता कैसे चलेगा, अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो चलता रहेगा प्रोसेस, है ना, प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोटीन्स बनते रहेंगे और प्रोटीन ज्यादा बन जाएंगे। आपको पता है कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर एडुकेट अमाउंट में हो तो अच्छा रहता है, ज्यादा होगी तो भी दिक्कत करेगी, कम होगी तो भी दिक्कत करेगी। तो तो जो हमारी बॉडी होती है उसको पता होता है कि कौन सी चीज कब कितनी बनानी है ना। तो उसके पास एक रिलीज फैक्टर होता है टर्मिनेट करने के लिए, वो बताता है कि बस अब बहुत प्रोटीन बन चुके हैं, अब प्रोटीन बनने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, रिलीज करना शुरू कर देते हैं कुछ फैक्टर्स को, जिसको बोलते हैं हम स्टॉप, कुछ रिलीज फैक्टर्स को करते हैं जो कि हमारे होते हैं स्टॉप कोडोन, जो टर्मिनेट कर देते हैं किसको, रिएक्शन को, मतलब ट्रांसलेशन को। और पूरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमारी इलोंगेशन के थ्रू बनी थी उसको वहीं की वहीं रिलीज कर दिया जाता है, किसके थ्रू, रिलीज फैक्टर्स के थ्रू। आया समझ में ये प्रोसेस पूरा। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं कि जो हमारा इनिशिएशन इलोंगेशन इसमें होता है, तो देखो, अगर ना, जैसे कि आप कोई बहुत ही क्या बोलते हैं, आप उन बच्चों में से हो जिनको एक पुश चाहिए होता है काम करने के लिए, है ना, उनको ये चाहिए, उनको ऐसा नहीं होता कि वो खुद से कुछ करे, उनको ऐसा होता है कि भाई कोई हमें मोटिवेट करेगा तभी हम मोटिवेट होंगे, कोई हमें पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे, है ना। आप मान के चलो वैसे बच्चे हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम आपको पुश देंगे, इनिशिएशन का पुश देंगे तो आप इनिशिएट करोगे, फिर उसके बाद हम आपको कहेंगे भाई इतना पढ़ ले इतना पढ़ ले, तो मतलब आप अपने आपको, हालांकि आप पढ़ते इतना हो, समझ रहे हो, आप पढ़ते हो इतना, पर आपको कोई पुश दिया जा रहा है तो आप इलोंगेट करते जा रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हो। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ऐसे कह दोगे कि बस अब नहीं होगा,
ठीक है। अब चाहे तो कितना ही पुश दे दो, चाहे कितना ही कुछ कर दो, अब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो वो चीज हम मान के चलेंगे, वो टर्मिनेशन हो गया। मतलब अब उतना नहीं बन पाएगा जितना हम बना रहे थे। तो टर्मिनेट करने के लिए एक स्टॉप कोडोन का रिक्वायरमेंट होता है, एक स्टार्ट कोडोन जो कि इनिशिएट करता है, और जो स्टॉप कोडोन जो कि टर्मिनेट करता है। ठीक है। बस इतना ही था हमारा पूरा मोल बायो का कॉन्सेप्ट। बस एक है रेगुलेशन वाला पार्ट, वो मैं अगली वीडियो में कवर कराता हूँ। पूरा खत्म हो चुका है। मैंने क्या क्या कराया मोल बायो में। मोल बायो में मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी एक छोटे से कॉन्सेप्ट से, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो कि पार्ट 1 था मोल बायो का। दूसरी चीजें मैंने उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को बताया था, हर्शियन चेज बताए थे, है ना, आपने पढ़े होंगे तो, वो मैंने बताया था। दूसरी चीज मैंने रेप्लिकेशन बताई थी। रेप्लिकेशन के मैंने बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए थे आपको। मैंने बताया था रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं, ताकि डिस्टिंग्विश करते हुए चलो आप दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को, दोनों को मिलाओ ना। ठीक है, वो दोनों अलग अलग है। ठीक है। हालांकि जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल सेम होती है, बट जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही अलग अलग होते हैं। ये बात हो गई। दूसरी चीज क्या हुई कि मैंने रेप्लिकेशन बताया, पूरा सेंट्रल डोमा को मैंने समझा दिया। मैंने बताया डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा, और आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए मैंने अभी आपको ये प्रोसेस पूरा बताया, दिस इज ट्रांसलेशन। ठीक है। लास्ट बचा हमारा रेगुलेशन का पार्ट, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे, जो कि छोटा सा पार्ट है लैकोप्रोन का। मोर मिनिमम 2 या 3 मिनट्स में वो हो जाएगा। ठीक है। चलो, थैंक यू। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे ऐसे ऐसे नई नई कंटेंट। थैंक यू सो मच।